हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं बच्चा लोग मेरे, और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई लिखाई? हाँ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भाई करते रहिएगा। और बाकी कहीं पे कोई भी डाउट होता है, चाहे वो आपके एग्जाम को लेकर होता है, आपके सिलेबस को लेकर होता है, किसी भी टॉपिक को लेकर होता है, तो आप सभी वो बात मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी मैं उस आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि डेली आपकी यहाँ पे 9:30 बजे क्लासेस और मॉर्निंग में आप सभी का करंट अफेयर की क्लासेस समय डेली हो रही है। ठीक है ना। बाकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप सभी वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कैसी चल रही है आप सभी की हिंदी भाषा की तैयारी। और हम लोगों ने पेपर का एक पार्ट इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस किया है। आज हम लोग पेपर का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है और पूछा गया है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया है, व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण कराना आवश्यक है, या फिर उपयुक्त में से सभी आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है और इसको कोई नहीं गलत करेगा, मुझे पता है। हाँ देखिए, अगर हम आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, भाई व्याकरण का ज्ञान होना भी उसके लिए बहुत आवश्यक है अगर आप हिंदी के शिक्षक हो, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना आपके लिए बहुत आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण भी कराना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि इसका कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा? इसका फोर्थ वाला। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। इसका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन दिया है, कक्षा अभिनय प्रणाली है, रंगमंच प्रणाली है, अगला है हमारा अर्थबोध प्रणाली है, और अगला ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली है। बताइए सभी लोग, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हाँ, उपयुक्त विधि अगर हम नाटक शिक्षण की बात करते हैं तो कौन सा उपयुक्त विधि है? कक्षा अभिनय प्रणाली। ठीक है, कौन सा? कक्षा अभिनय प्रणाली क्या माना जाता है? नाटक शिक्षण की क्या मानी जाती है? उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि इसमें पात्रों के संवाद जो होते हैं, ठीक है, भाव जो होते हैं, वो सारे जैसा आपका रंगमंच प्रणाली होता है वैसा ही होता है। बस इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है वो वेशभूषा को उस तरह से नहीं धारण किए रहता है, और ये सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगर हम रंगमंच प्रणाली की बात करते हैं तो इसे नाटक शिक्षण की प्रयोग विधि भी कहा जाता है। यानी कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि नाटक शिक्षण का प्रयोग विधि कौन सी विधि कहलाती है, तो रंगमंच विधि को हम लोग नाटक शिक्षण का प्रयोग विधि कहलाते हैं। और व्याख्या प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो ये नाटक शिक्षण का क्या है? नाटक शिक्षण की प्राचीन विधि है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि नाटक शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है, तो आप बताएंगे कि व्याख्या विधि जो है वो नाटक शिक्षण की क्या है? प्राचीन विधि। और अर्थबोध विधि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? जिसमें जो अध्यापक होता है वो पुस्तक को हाथ में लेकर उसका क्या करते जाते हैं? वाचन करते जाते हैं। और इसमें छात्र जो होते हैं वो कोई सक्रिय नहीं होते हैं। और ये क्या है? ये गद्य शिक्षण की भी विधि के अंतर्गत आता है और पद्य शिक्षण की विधि के अंतर्गत भी आता है। डन, सभी को क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है, गोस्वामी तुलसीदास है, मुक्ति बोध है। बताइए जल्दी से, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न दिया गया है। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कौन है लोक मंगल की भावना के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, तो याद रखिएगा कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यानी कि इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है? सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, इनका जो बचपन का नाम था ना तुलसीदास जी का, वो क्या था? वो राम बोला था। ठीक है। और तुलसीदास नाम इन्हें किसने दिया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा प्रदान किया गया था? नरहरि दास के द्वारा। बाबा नरहरि दास के द्वारा इन्हें जो है तुलसीदास नाम क्या किया गया था?
प्रदान किया गया था। डन, सभी को क्लियर हुआ। और एक बात और याद रखिएगा कि इनकी जो है, इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का जातीय कवि पूछा जाए कि किसे कहा जाता है, तो आप सभी बताएंगे कि भैया गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। लेकिन कहा किसने, ये कभी भी पूछा जाए ना, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें जातीय कवि कहा। इन्हें काली काल का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली काल का वाल्मीकि कहा जाता है। और कभी भी आपसे पूछा जाए इन्हें कली काल का वाल्मीकि किसने कहा, तो नाभा दास जी ने कहा। ठीक है। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन्हें आनंद कानन का वन भी कहा जाता है। आनंद कानन का क्या कहा जाता है? वृक्ष या वन कहा जाता है। और कहा किसने है इसको? तो डॉक्टर मधुसूदन ने कहा है। डन, सभी को पॉइंट क्लियर हो गया? किसी को अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होता है बेटा, तो आप सभी जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आया। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन है? टा है, चा है, ता है या फिर ऊ है? दंत्य वर्ण पूछा गया, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण के लिए आप किसकी मदद लेते हैं? दांतों की मदद लेते हैं, वो हमारे कौन से? दंत वर्ण कहलाते हैं ना। और इसमें दंत वर्ण क्या है आपके? बताइए सभी लोग, दंत वर्ण आप सभी से पूछा गया है। तो आप ता वर्ग का उच्चारण करिए। आप बोलिए ता, था, दा, धा। देखिए जो जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श कर रही है कि नहीं स्पर्श कर रही है, तो दंत वर्ग। आप अगर टा वर्ग का उच्चारण करें, आप बोलिए टा, ठा, डा, ढा, तो जिह्वा देखिए पलटकर पीछे जो आपका क्या है, तालु है, उसको स्पर्श कर रही है। तो जब जिह्वा पलटकर तालु को स्पर्श करता है तो उसे हम कौन सा वर्ण कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और यदि आप चा वर्ग की उच्चारण करेंगे, चा, छा, जा, झा, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? बताइए जल्दी से। ये तालव्य के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? तालु के यदि अगले भाग का प्रयोग किया जाता तो तालव्य, तालु के यदि अगले पिछले भाग का प्रयोग किया जाता तो वो मूर्धन्य। और ऊ का उच्चारण करेंगे तो आप देख रहे हैं किसका होता है? ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सभी का? बेटा कहीं कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप सभी जरूर पूछ लीजिएगा। और भाई आप सभी से मैं बोलूंगी कि आप सभी जितने बच्चे लाइव हैं वो लोग जरूर से जरूर वीडियो को, जो भी आपके पास फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके ग्रुप हैं, आप सभी जरूर से जरूर शेयर करिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न बताइएगा, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंट है, काठ है, दुग्ध है या फिर काम है? तत्सम शब्द आप सभी से पूछा गया है, कौन सा है? हाँ, यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो तत्सम शब्द क्या है? यहाँ पे दुग्ध, यहाँ पे तत्सम शब्द है। और दुग्ध का तत्भव अगर बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूध जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आपका तत्भव शब्द हो जाएगा। डन सभी को? ऊंट क्या है? ऊंट जो है ये क्या है? ये एक तत्भव शब्द है। ठीक है। और ऊंट का यदि आपसे तत्सम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? उष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उष्ट्र क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। और ऊंट क्या हो जाएगा? आपका तत्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है। और काठ क्या है? ये तत्भव शब्द है और काठ का तत्सम क्या हो जाएगा? काष्ठ हो जाएगा। ठीक है। और काम का पता ही है, काम तत्भव शब्द है और काम का तत्सम क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब तत्सम किसको कहते हैं? जो शब्द संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हमने उनको उठाया और हिंदी में क्या कर दिया? उनका प्रयोग कर दिया, वो तत्सम कहलाते हैं। और जिनको हम परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए हैं, मतलब क्या होता है? जिनको बोलने में कठिनाई लगे वो तत्सम, और जिनको हम इजिली बोल ले जाए वो हमारा क्या हो जाता है? तत्भव शब्द हो जाता है। डन सभी को? पॉइंट क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सभी जरूर पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन है? वक्त है, वरक है, वक्र है या फिर आपसे पूछा गया वर्ग है? हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला वर्ड कौन सा है? यहाँ पे देखिए, पहले तो हम सबको लिख देते हैं, तब आप जैसे इंग्लिश में नहीं, आपको रीजनिंग में एक प्रश्न देता है उसी तरह से ये पूछा, इंग्लिश में भी आता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम वक्त की बात करें तो वक्त में क्या हो जाएगा? वाह, आधा का है इसमें और प्लस क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। वरक की बात करें तो वाह हो गया प्लस रा हो गया प्लस क्या हो गया? आपका का हो गया। ठीक है ना?
वक्र की बात करें तो वा हो गया, क्या हो गया, का हो गया, और का में क्या जुड़ा हुआ है, रा जुड़ा हुआ है। वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, रा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो ऐसे ही हट गए, क्योंकि वा के बाद रा तो बहुत दूर की बात है। शब्दकोश मतलब क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस। अब देखिए, अब आपको जो दिक्कत है वो ये और ये वाले ऑप्शन में है। अब आपको का के बाद, यहां इसमें भी का आ रहा है, इसमें भी का आ रहा है, इसमें भी वाह, इसमें भी वाह, लेकिन यहाँ पे ता आ रहा और यहाँ पे रा आ रहा है। तो पहले क्या आता है, पहले ता आता है, पहले रा आता है, पहले ये बता दीजिए। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही है, पहले क्या आता है, पहले आपका ता आता है ना, तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। डन, सभी को क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए वाक्यांश का सही शब्द क्या होगा? मुमुक्षा होगा, मुर्मूष होगा, मुमुच होगा, या फिर मुमुक्षा होगा? आप सभी को बताना है। सभी लोग आंसर करेंगे। यस, यस, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है और ये एग्जामिनर का भी फेवरेट वाला क्वेश्चन है। हाँ, मुमुक्ष, ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक, अगर हम शब्द की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, मुमुक्ष होता है। और मुमुक्षा किसको कहते हैं, जो है अगर हम मुमुक्षा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा, ठीक है, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा कहलाता है, ठीक है। मुर्मुस किसको कहते हैं, मरने की इच्छा रखने वाला। क्या होता है, मरने की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला मुमूर्ष क्या कहलाता, मुमूर्ष कहलाता है। और मुमूर्षा किसको कहते हैं, तो मरने की इच्छा, ठीक है, मरने की इच्छा आपका क्या कहलाता है, मुमूर्षा कहलाता है। डन, इसका चारों के चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, मुमूर्ष मरने की इच्छा रखने वाला, मुमुच मोक्ष की इच्छा करने वाला, और मुमूर्षा मरने की इच्छा रखने वाला। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, उपकार को ना मानने वाले के लिए सही शब्द क्या होगा? कृत धन होगा, उपकारी होगा, कृतज्ञ होगा, या फिर अपकारी होगा? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाले के लिए अगर हम एक शब्द बात करें तो कृतज्ञ, ठीक है। ये क्या है, उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। और कृतधन किसको कहते हैं, उपकार को ना मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला। डन सभी को। अगला बताइए, ताजमहल डैश 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 का अद्भुत नमूना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, शिल्प कला का अद्भुत नमूना है, मूर्ति कला का है, चित्रकला का है, या फिर स्थापत्य कला का है? जो ताजमहल है वो किसका अद्भुत नमूना है? सभी बच्चे आंसर करें। हाँ, ताजमहल जो नमूना है वो शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्रकला का नहीं है, वो स्थापत्य कला का जो है नमूना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्न कुछ जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। बहुत सारी बातें भी मैंने आप सभी को बताई है। बाकी कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, कहीं कोई डाउट होता है तो आप सभी मेरे से पूछ लीजिएगा। बाकी जो भी आपका पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल देखेंगे, एग्जाम हंट करके है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम हंट करके पेज है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाकी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।